हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड दिस वीक इन पाकिस्तान। बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक जो इंडिया में ट्रेजेडी हुई है, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, हॉरिफिक सीन्स, ऑल आर कंडोलेंसेस टू एवरीबडी, एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद इंडिया। जो लव्ड वंस हैं, हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं। जस्ट हॉरिफिक सीन्स completely reminded me of what happened in 2020 in Karachi, जो पीआईए का क्रैश हुआ था। uh, just an absolute tragedy. No, it's an absolute tragedy, Shazad, and there was absolute carnage. I saw some videos as well. One survivor, traumatic experience definitely for him. That will require a lot of recovery and then trauma and grief for hundreds of people जो उस फ्लाइट Mm. पर थे. कैसे प्लेन गिरा, क्या हुआ उसकी तो obviously investigation होगी. But in the meantime, we just pray for those who lost their lives and hope that the Almighty gives patience to the families who are left behind, because this is a horrific accident and it hit a hostel, or Yeah. a building where मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी कि some people had to jump out and left their food and things on the table, so it was absolute carnage. उसमें एक मिरेकल सर्वाइवर भी हैं, जो शुरू में खबर आ रही थी कि ही जंप्ड आउट ऑफ द प्लेन। बट उन्होंने खुद कहा है कि उनको याद भी नहीं कि क्या हुआ। जब वो उठे तो ही वाज सराउंडेड बाय डेड बॉडीज। यस, एक हॉस्टल को हिट किया है। आई थिंक 24 लोग वहां पे मरे हैं। टोटल 240 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस ट्रेजेडी में। क्यों हाउसिंग सोसाइटीज एयरपोर्ट से इतने करीब बनाई जाती हैं, आई डोंट नो। अगर आप दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में जाएं तो वो काफ़ी दूर होते हैं इन टर्म्स ऑफ, लाइक यू सेड, हाउ इट हैपेंड। आई डोंट थिंक ईदर ऑफ अस विल वुड लाइक टू ओपाइन ऑन इट। आई नो बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स बना दिए हैं, फ्लैप्स के बारे में जिक्र हो रहा है। बट ये चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब ही पता चलती हैं। एक ट्रेजेडी के फौरन बाद जो लोग व्लॉग्स बनाकर कोशिश करते हैं कि अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, हमें समझ में आ गया है। ऑफ कोर्स बोइंग की एक चेकर्ड पास्ट रहा है, स्पेशली जो रिसेंट हिस्ट्री रही है बहुत बुरी है। स्पेशली ड्रीम लाइनर की बहुत बुरी है। लेकिन अभी ये डिसाइड करना कि पायलट फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था, इट वुड बी इनक्रेडिबली स्टूपिड राइट नाउ टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट, स्पेशली सिंस बोथ ऑफ अस आर नॉट एविएशन एक्सपर्ट्स। No, 100%. और हाउसिंग सोसाइटी ऑब्वियसली साउथ एशिया कंप्रेस्ड जगह है तो वहाँ बन जाती हैं, बट इवन यहाँ पर लाइक मेरे लिए पर्सनल लेवल पर सबसे ख़तरनाक या सबसे स्कैरी जो फ़्लाइट होती थी, बिकॉज आई हैड फैमिली दैट लिव्स इन एलए, वो ऑरेंज काउंटी एयरपोर्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग है, बिकॉज यू लिटरली द प्लेन गोज अप लाइक दिस. और क्योंकि बराबर में ऑरेंज काउंटी जो कि बड़े अमीर लोगों के घर हैं, तो वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से लिटरली प्लेन ऊपर जाता है, देन दे हैव टू कोस्ट विद द इंजन्स लाइक बेसिकली नॉट मेकिंग एनी नॉइज. और सेम कमिंग इन, यू कम इन वेरी शार्प इन द डिक्लाइन एंड इट्स वेरी स्कैरी. और वो जो तस्वीर थी उसके अंदर, आई मीन यू सॉ दैट प्लेन इतना ऊपर भी नहीं गया अहमदाबाद में. इट वाज अ वेरी क्विक engine failure or whatever happened, we don't know. But whatever it लिफ्ट। was, वो फौरन टेक ऑफ के बाद लिफ्ट नहीं मिली जहाज को और वो क्रैश कर गया. तो दूसरी जो आई थिंक सबसे बड़ी खबर दुनिया में तो यही है, काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी, इंफॉर्मेशन लीक भी हो चुकी थी कि इसराइल विल अटैक ईरान। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। सबने, जो भी हु आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, हैड सेड डेफिनेटली इसराइल ये करेगा। इसराइल ने ये कर दिया है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मोसाद के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद इन ईरान है, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, वो इस्तेमाल हुए हैं। इसराइल के मिलिट्री न्यूक्लियर पर्सनल स्पेसिफिकली टारगेट किए गए हैं, उनको मारा गया है। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 बजे ऑन 13th जून। खुदा जाने के अगले 2 दिन में जब तक ये एपिसोड रिलीज हो और क्या हो सकता है। आई डोंट सी हाउ ईरान के विल नॉट रिटेलिएट। उजैर, थॉट्स? नो, आई थिंक दे हैव टू रिटेलिएट, बट पहले तो जो ऑपरेशन इसराइलीज ने किया, आई मीन इट वाज राइजिंग मंथ्स इफ लायन। नॉट, हाँ, months और years if not years in the making. अब उस पे पूरी डिटेल्स तो आने में थोड़े दिन लगेंगे, but even at surface value it shows a remarkable penetration of Iranian intelligence, Iranian military capabilities, Iranian positions, उनके लोग कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ों की. इट्स अ रिमार्केबल. जैसे यूक्रेन का अटैक जो रिमार्केबल था थोड़े दिनों पहले ऑन रशिया ऑन their strategic bombers, this is also very remarkable in terms of the trade craft and the operational plans that the Israelis had.
उसके साथ जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ऑपरेशन की, जो रीसेंट डिटेल्स आई हैं, वो ये कि ईरान के अंदर जो है मुसाद ने ड्रोन्स रिलीज़ किए विद इन ईरान, और फिर उन्हें यूज़ करके टारगेट किया, विच अगेन शोज दैट इंसेन अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ सिक्योरिटी स्टेट, जो कि अपने ऑपरेशनल स्पाई क्राफ्ट के ऊपर बड़ा एक फख्र करती है। तो इट्स अ बिग ब्लो टू इरानियन कैपेबिलिटीज एंड स्टैंडिंग। तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे किस तरह, बिकॉज आपके जो प्रॉक्सीज हैं देव ऑल बिन कट डाउन टू साइज अराउंड ईरान। सीरिया में बशार अल असद होता था, नाउ इट्स अहमद अल शरा। दे डोंट वांट टू मेस विद इसराइल एट ऑल। दिस इज, वो अभी ट्रम्प से मिला है सऊदी अरब में। तो यू डोंट हैव दैट केपेबिलिटी। अगर आपकी इतनी डीप पेनिट्रेशन हो गई है तो आपके पास कितना जो है वो ट्रस्ट है, फेथ है कि आपकी अगली पेनिट्रेशन भी ना हो जाए, प्री मेडिटेटेड अटैक से पहले एक और अटैक आपके ऊपर ना हो जाए। तो इट्स अ बिग ब्लो। और रिसेंटली जस्ट बिफोर वी हिट रिकॉर्ड, डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स, उनका थ्रू सोशल का पोस्ट, और फिर एक जर्नलिस्ट की कॉन्वर्जेशन जो कि ट्वीट अभी हुई है, that just shows that Trump also thinks that this was a big sort of blow to Iran, which is why he's talking about this as like कि अभी भी डील कर लो वरना और नुकसान होगा तुम लोगों का। तो it's a very tough situation for the Iranians, and they are again will be found likely to be found wanting here, in my view. आई थिंक हिस्टोरिकली ईरान का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा था वो हिजबुल्ला रहा था, एंड द थ्रेट वाज ऑलवेज कि अगर आप ईरान को अटैक करेंगे तो हिजबुल्ला का जो मिसाइल रेजर्वॉयर है, रिजर्व्स हैं, जो भी उसको कहें, स्टॉक पाइल है, वो रिलीज हो जाएगा इसराइल में। बट ओवर द 2 इयर्स इसराइल ने वो हिजबुल्ला को भी डिप्लीट कर दिया है। इस हफ्ते उन्होंने सीरिया को भी बॉम्ब किया, लेबनान को भी बॉम्ब किया, गाजा में तो कंप्लीट कम्युनिकेशंस बंद करके बॉम्बिंग की है। आई नो 2 साल से जो हम देख रहे हैं वो अपोकलिप्टिक है, बट जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, इवन विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट द लेटेस्ट वीडियोस जस्ट सीम्ड एब्सोल्युटली अपोकलिप्टिक, एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली। तो हाँ, ईरान की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अब ईरान ने ये भी बोला है कि फुल स्केल वॉर ही है। एक तो आपने टारगेट किया भी, नेतन्याहू ने अंग्रेजी में स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये अब एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है, ये चलता रहेगा, इसलिए मैंने डेट बताई कि आई डोंट नो अगले 2 दिन में क्या चीज़ बदल सकती है। तो अगर तो इसराइल ये इसको एक फाइनल वॉर की तरह ट्रीट कर रहा है कि ईरान की सारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन तो यही है, जो पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना देगा, जो हमने इराक में भी सुना कि WMDs हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और अपने आप को इस तरह पोजीशन करने के लिए कि क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा और क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो इसराइल का खात्मा करेगा, इसलिए हमने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसराइल फुल ऑन वॉर की तरफ जा रहा है, एट सम पॉइंट ईरान की जितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, they will have to employ that, because they will be left with no other option, and that just means full scale war, and the US will most certainly come out fully in favor of Israel if that happens. No, that's going to be the question over the next 48 hours, और जो बीवी ने जो किया है, इट्स ऑल्सो कास्ट द शैडो ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स बिग परेड। मैं अभी यहाँ DC में बैठा हूँ, तो यहाँ रोड क्लोज होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ तो ज़बरदस्त सेलिब्रेशन परेड होना था 250th एनिवर्सरी ऑफ द US आर्मी का। तो अब तो सारी की सारी डोनाल्ड ट्रम्प की टीम जो है वो इस काम में लगी हुई होगी अगले अरे 48 घंटों के लिए। हमने तो हाफिज साहब को भेजा हुआ था वहां पर, अब वो क्या करेंगे? हाँ हाँ, हाफिज साहब इसीलिए। भी होंगे उधर, ट्रम्प भी होंगे, लेकिन सारी टीम का जो तवज्जो है वो उस तरफ इस तरफ होगी कि इसराइल और ईरान के बीच में क्या हो रहा है। आई थिंक जो एक और इशू है इसके अंदर सजा, तो ये है कि फुल स्केल वॉर, बिकॉज ये दोनों ममालिक एक दूसरे से इतना दूर हैं, बीच में बड़े लोगों का कोलैटरल डैमेज हो सकता है इस फुल स्केल वॉर में। इसीलिए जो है सऊदी अरब, कतर वगैरह चाह रहे थे कि ये यहाँ तक बात ना हो, और कन्विंस करें दोनों ईरान और अमेरिका को कि डील कर लें। वो 5 राउंड हो गए, इस वीकेंड होना है एक और राउंड, अब वो होता है नहीं होता, रिमेन्स टू बी सीन। तो हम देखेंगे कि बातचीत होती है कि नहीं। लेकिन एक तरह से ईरान भी जो है वो एक कमज़ोर पोजीशन में, रिलेटिवली स्पीकिंग, कि डिस्टेंस इतना बड़ा है कि फुल स्केल वॉर आप करेंगे कैसे? ड्रोन्स भेजेंगे
तो ड्रोन्स अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जॉर्डेनियन एयर स्पेस में जॉर्डेनियन एयरफोर्स ही जो है वो गिरा रही है। तो वो तो इसराइल पहुंचे ही नहीं। हम्म। मिसाइल बराज मारेंगे तो आयरन डोम है, अब आयरन डोम के अंदर अमेरिका, पिछली दफ़ा अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरब सब ने मिलकर डिफेंड किया था इसराइल को। इस दफ़ा क्या होता है सवाल है, लेकिन हो सकता है वापसी से डिफेंड। और फिर अगर आपने कर लिया वो, तो आपकी तो एरियल स्पेस जो है वो वल्नरेबल है ना इसराइलियों के लिए, तो आपके ऊपर फिर हिट लगेगी। तो आप ट्रूप्स तो मोबिलाइज नहीं कर सकते। लेबनान इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, सीरिया इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, इराक इज टू फार अवे बट इट ऑल्सो इज वीकर relatively speaking. So it's very difficult for the IRGC, especially when they've lost their main commanders as well in these attacks, to respond. We'll see. But I think for my perspective, ईरान के लिए अभी भी बेस्ट बात यही है कि दे अग्री टू अ डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पाइट दिस Israel trying to play spoiler and make some more space for them economically through a deal, because the Saudis want to work with them, the Turks want to work with them, there are other actors in the region who want to work with them, and that's going to play in their advantage over the long term, because right now they're really, with their backs against the wall. But also when your back is against the wall, you have to lash out as well. बट उज़ैर, इस एनालिसिस में एक चीज अगर मैं ऐड कर दूं जो मुझे लग रहा है थोड़ा मिसिंग है, कि इवेंचुअली आई थिंक इस स्ट्राइक का भी पर्पस न्यूक्लियर कैपेसिटी कैपेबिलिटी, वो तो बहुत टाइम से एक डिस्कशन चल रहा है। कुछ साल पहले एक वायरस बेचकर भी न्यूट्रलाइज की गई थी। जो इमीडिएट मुझे गोल नजर आता है वो नजर आता है रिजीम चेंज, क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी ईरान पे पड़ रहा है। उनकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको भी पिछले कुछ साल में टारगेट किया गया है। तो करंट रिजीम दैट इज इन चार्ज, इफ द गोल इज टू रिमूव दैट करंट regime, और ये जो डील्स वगैरह भी हैं, ये दे विल बी अ लॉट मोर forthcoming if there is a regime change that comes into place into Iran and for people in Pakistan। इस तरह regime change किया जाता है, लेटर्स ले कर नहीं किया जाता। तो जो करंट regime है, जब उसको पता है कि हमारा खात्मा ही इवेंचुअल गोल है, तो वो किस बेसिस पे जाकर डील करे यूएस के साथ, नोइंग फुली वेल कि द मोर अमेरिकन इन्फ्लुएंस increases in Iran, that just means the collapse of the current regime. नो दैट्स ट्रू, बट सी उस रेजीम के अंदर भी व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। सो पीपल हु फॉलो दिस मच क्लोजली, जिनसे मैं सिंस October 7 ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ईरान में क्या हो रहा है, द टेक अवे दैट आई हैव gotten is कि obviously Israel and the United States wants an end to the revolutionary regime in Iran. लेकिन the revolutionary regime in Iran internally is also at an inflection point, because the supreme leader Khamenei is nearing the end of his life. And post his departure, there will be within the regime a fight for influence between the mullahs and the IRGC. तो एक तरह से there is also this, and then of course there are the pragmatists and the moderates and the radicals on the civilian side too, and within the institutional makeup of Iran. तो एक तरह से ये भी एक बड़ा मसला बन गया डील के लिए, कि डील अगर अभी हो जाती है तो एक स्पेस मिलता है ईरान के इलीट्स को अपने अंदर के मामलात सुलझाने में। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि कोई रेवोल्यूशन हो जाएगी और कोई और तरह का रेजिम आएगा जो कि रेवोल्यूशनरी नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अबाउट कि रेवोल्यूशनरी रेजीम का अगला एवटार क्या होगा, उसका अगला लीडर क्या होगा, और उसके अंदर मुल्लास का पावर कितना होगा और आईआरजीसी का पावर कितना होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ईरानी सोसाइटी और ईरानी पॉलिटिक्स के अंदर। और अब वो इस तरफ, क्योंकि उनकी एक तरह से कमजोरी भी सामने आ गई है, वो किस तरह रिटेलिएट करते हैं उसका बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। आई एग्री विथ यू ऑन regime stability, both overtly but also within the system itself, के बात कहाँ जाती है। नहीं, आई डू थिंक कि अगर वो मिलिटरीली नहीं रिएक्ट करते, अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी मिलिट्री रिटेलिएशन, आई एम जस्ट गेमिंग इट आउट, इट विल बी सीन एज नथिंग शॉर्ट ऑफ कैपिटुलेशन। और आपने बिल्कुल सही कहा स्पेशली है कि अमंग द पीपल जिनको आपने क्या जो है वो भूखा रखा है, सैंक्शंस में रखा है कि हमने ये सब बनाया है, अब वो बोलेंगे कि यार हिजबुल्ला भी चले गया, सीरिया भी चले गया, अब ये भी नहीं है, तो वो क्या बम जो है वो सब दिखाने के लिए, हमें पागल बनाने के लिए बनाए थे। इसीलिए तो कम से कम May 7th 8th की रात को पाकिस्तानियों ने ये तो बोला कि चलो खाते हैं तो लगाते भी हैं। फिर समझ में आई क्यों मैं 50% टैक्स दे रहा हूँ, क्यों या पाकिस्तान में भूख और नंग है, क्यों कराची में रोड्स नहीं है। आपको समझ में तो आया था जब JF-17 उड़े। इस दफा 18% बजट बढ़ा है, किसी ने शोर नहीं मचाया क्योंकि समझ आ गई है सबको।
नजम सेठी साहब ने तो बोला है कि अभी एडिशनल बजट आएगा और बढ़ेगा। अभी तो थोड़ा ट्रेलर आपको नजर आया है, फिल्म तो अभी बाद में आनी है। तो या अब आई नो हम बहुत पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, बट जुल्फिकार भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, उनको हैंग कर दिया गया, नवाज शरीफ ने डेटोनेट किए, उसके बाद सैंक्शन लग गए यूएस के ऊपर। तो एज मच एज इन जनरल आई एम अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड आई वुड लव टू सी अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। थैंक यू पाकिस्तान कि हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में घुसकर बॉम्ब करना। या सो लेट्स सी व्हाट ईरान डज। जो बस एक और कैविएट ये है कि आयरन डोम की भी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है थोड़ी शायद एग्जैजरेटेड है, बिकॉज इसी हफ्ते हुतीज ने मिसाइल मारे हैं जो बेन गोरियन एयरपोर्ट के करीब जाकर गिरे हैं। नेतन्याहू के घर तक एक ड्रोन पहुंच चुका था। तो ऐसा नहीं है कि आयरन डोम भी 100% है। इट रिमेन्स टू बी सीन के ईरान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी इतनी है क्या बची है। बट आई डोंट सी हाउ, एट द वेरी लीस्ट ड्रोन्स नहीं भेजेंगे वो इसराइल में। और फिर इसराइल किस तरह से रिएक्ट करेगा, जो आप बात डील की कर रहे हैं उसमें कैविएट ये भी है, इज इसराइल डन? I mean, the ball is not just in Iran's court, it's या also in Israel's court. So if they do another air raid, तो मतलब अभी भी मुझे लगता है ईरान के पास ऑप्शन नहीं है बट टू मिलिटरीली रिटेलिएट। बट अगर इसराइल एक और करता है, मतलब ये जो और वन उसमें परसेंट अगेन इसराइल के अपॉर्चुनिटी भी है वो भी डोमेस्टिक खत्म है। इसराइल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है ना। बीबी की हाँ गवर्नमेंट गिरने के करीब थी इस हफ्ते फिर। तो अब गिरने हाँ, के करीब थी। स्लिम माइनॉरिटी से कनेसेट में जो नो हाँ। कॉन्फिडेंस मोशन तो अब समझे आप उनका, गिरने के वो करीब रिजेक्ट वापस हुआ है। हो गए थे, ऑपोजिशन मुतहर्रिक हो रही थी, तो आपने ये एक नई जंग छेड़ दी वापसी जो है वो, अपनी अपना पावर बचाने के लिए। तो बीबी की डिसीजन मेकिंग और उस रजीम की डिसीजन मेकिंग भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और बीबी के अपने फ्यूचर से टाइड है, विच इज़ वाई ही कीप्स डूइंग दिस एंड गेटिंग अवे विद दिस, बिकॉज दिस इज द ओनली sustaining a war and a genocide in Gaza is the only way for Netanyahu to stay in power. Let's be very clear about this as well. एब्सोल्युटली, आई थिंक हम जब ये इंटरनेशनल जंगों की बात करते हैं हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इग्नोर कर देते हैं। आपका जो खूबसूरत मुल्क है उसने इतने मुल्क बॉम्ब किए हैं जस्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से। लिंडन बी जॉनसन ने लिटरली कैम्बोडिया बॉम्ब कर दिया था। निक्सन ने फिर बोला था कि जंग चलने दो, मैं आता हूँ तो फिर करेंगे सीज फायर। अभी ट्रंप ने भी अपेरेंटली नेतन्याहू से वो निगोशिएट कर रहे थे कि बाइडन के दौरान सीज फायर नहीं करना, मैं आऊंगा तो करेंगे। तो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कितना जंग के ऊपर असर अंदाज होता है वो तो हमें नजर आ ही रहा है। हम अपने लोकल में आ जाते हैं। खुर्रम हुसैन ने तो एक आर्टिकल लिख दिया है बजट के ऊपर के नथिंग डूइंग। बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, इस वक्त आपके पास कैपिटल था, पॉलिटिकल कैपिटल था, लोगों का सपोर्ट था, आप कुछ रिफॉर्म कर सकते थे। कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ है। मोर ऑफ द सेम इज हिज कंक्लूजन ऑफ द बजट। आपने अभी उनसे बात भी की उजैर, आपकी क्या राय है बजट के बारे में? आई थिंक इट्स मोर ऑफ द सेम। खुर्रम की आर्टिकल इज अ मस्ट रीड। मेरा व्यू था कि ये अनरिमार्केबल बजट है, एंड द ओनली रिमार्केबल थिंग इन द बजट इज लैक ऑफ इमेजिनेशन गिवन द स्पेस, विच आई एग्री विद। जो आप खुर्रम ने लिखा कि बहुत स्पेस थी काफ़ी चीज़ें करने की। तो बड़ा अनरिमार्केबल सा बजट है। मिसेस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम जहाँ आप लोगों को कन्विंस भी कर सकते हैं ऐसे मुश्किल फैसले लेकर के दिस इज टाइड टू द वॉर एंड द नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। बट आपने मिस कर दिया पूरा का पूरा चांस। और कुछ ऐसा इसमें बजट में है नहीं जो कि सजेस्ट करे कि ये गवर्नमेंट स्पेस को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट इन माय व्यू। आई स्टिल एम होपफुल के जो ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी का फ्रेमवर्क है जिस पे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने वापसी बजट के बाद बात की, वो पॉजिटिव होगा। बट उस पॉजिटिविटी का पूरा एडवांटेज लेने के लिए बहुत सी और चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं जो कि आप इस बजट में कर सकते थे। तो इट डजेंट रियली मैटर अ लॉट। वही अपने आप के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करना नज़र आए, और लोगों को कह दिया कि जी आपको छोटा सा टैक्स रिलीफ दिया है बट डायरेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो भाई अगर डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है और साइज छोटी है तो गवर्नमेंट साइड पे भी यही करते। तो अपने आप को तो आपने बड़ी ज़बरदस्त रेजेस दी हैं, और आवाम को जो है वो 6,000 या 7,000 की टैक्स रिलीफ लॉलीपॉप। महीने की दे के, लॉलीपॉप दे के कह रहे हैं कि डायरेक्शन अच्छा है।
टीचर्स की तनख्वाहों पे आपने और भी हाथ डाल दिया है एग्जाम्पशंस हटा के, मतलब जो पाकिस्तान के फ्यूचर को बना रहे हैं उनके ऊपर ही रहम कर लें, वो भी आपने नहीं किया। और बस आपको लग रहा है कि इसी तरह काम चलता रहेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन हुई है पाकिस्तान में, बहुत दफ़ा कंसोलिडेशन हो चुकी है अंडर एन आईएमएफ प्रोग्राम, दिस टाइम इज़ नो डिफरेंट। बट स्पेस को तो सही तरह यूटिलाइज करें, थोड़ी इमेजिनेशन दिखाएं, बट देयर इज नन ऑफ दैट। इसमें जो आप बात कर रहे हैं 500% इंक्रीज है। एनए स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जो सैलरीज हैं वो 500% इंक्रीज है। नदीम मलिक ने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब को ग्रिल भी किया। उन्होंने बोला भाई मैं खुद तो नहीं तनख्वाह लेता, लेकिन आप देखें 5 साल में इनकी तनख्वाह नहीं इंक्रीज हुई थी। मैंने फिर जाकर नंबर्स भी देखे, थोड़ी उनकी बात में सदाकत है कि 2 लाख से 13 लाख हुई है। तो 2 लाख तो बहुत ही कम थी, ज्यादा थी चेयरमैन सेनेट आजकल की इकोनॉमी में एनए स्पीकर की। लेकिन जो इसके ऑप्टिक्स हैं वो टेरेबल हैं कि आप आवाम को बोल रहे हैं कि भाई हमने कीमत देनी है, बेल्ट टाइट करनी है। दूसरा, वैसे जब पॉलिटिशियंस लेकिन एक मैं ब्यूरोक्रेट्स इंटरप्ट करूं इस पे, ऑन दिस थिंग, आई एग्री के तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, पर्क्स लेकिन बहुत हैं। पर्क्स बहुत हैं, प्लस जो तबका बैठा है पार्लियामान के अंदर वो अवामी तबका नहीं है। लेट्स ऑल्सो बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो बैठे हैं सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या गांव से गांव वाला आ रहा है, बट किसान आप आ इस रहा तरह है। तो नहीं पॉलिसी बना सकते ना उजैर, अब एक जमशेद दस्ती भी आ गया था। इफ यू वांट मोर पीपल इन द पार्लियामेंट, आई डू थिंक स्पीकर नेशनल असेंबली की सैलरी 2 लाख से ज्यादा या होनी सो चाहिए। आई आई एग्री, डू बट थिंक देन दैट देन इसमें जो पर्क्स वाला है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बट मैं बात या पूरी कर लूँ कि जब ये ब्यूरोक्रेट्स भी कंप्लेन करते हैं कि मेरी सैलरी कम है, प्राइवेट सेक्टर में आप सैलरी देखें, और पॉलिटिशियंस भी कंप्लेन करते हैं कि आप हमारी सैलरी देखें तो देखें, उसमें जो आप लोगों को पर्क्स मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, घर मिलते हैं, वो चीज़ आप इग्नोर कर रहे होते हैं। तो पर्क्स की भी अगर वैल्यू निकाल कर मिला लें तो प्रॉब्ली प्राइवेट सेक्टर से कंपेरेबल हो जाएगा। जी उजैर। मैं उस पर एक और बात ये डाल रहा था कि आई एग्री, जमशेद दस्ती जैसे लोग और आने चाहिए जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंस्टिट्यूंस को इन द ट्रू मीनिंगफुल क्लास ओरिएंटेड सेंस, नॉट जस्ट लेके हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि जब एफबीआर थोड़े टाइम बाद कभी कभार रिलीज करती है पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी, तो ये कैसे हो सकता है कि वही अमीर लोग जो कि पर्क्स भी ले रहे हैं, जिनकी तनख्वाह कम है लेकिन पैसे कहीं और से भी बनाते हैं, वो टैक्स भी तो नहीं देते ना फेयर शेयर, हम्म। क्योंकि उन्होंने लूप होल्स बनाए हुए हैं अपनी इनकम को अनटैक्सेबल करने के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल करके। तो कॉन्वर्जेशन अगर करनी है तो फिर पूरी कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, पर्क्स की, आपके टैक्स बर्डन की, आपकी बाकी इनकम्स के लूप होल्स आपने किस तरह लेजिस्लेट किए हैं। तो इट्स अ बिट यू नो कॉप आउट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर टू से कि बस मैं तनख्वाह नहीं लेता लेकिन दूसरे लेते हैं और बढ़ाना जरूरी था। आधी कॉन्वर्जेशन ना करें, फिर पूरी करें। आई नो, बट वो इंडिविजुअल्स बैड एक्टर्स हैं, इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर पॉलिसी ना। एज अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट, 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह। आई डू थिंक 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। द फैक्ट दैट हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस इतना तबाह है कि इलेक्शन इलेक्टेबल्स के थ्रू होते हैं, सिलेक्शन के थ्रू होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से सेम चेहरे बार बार आ जाते हैं, जो फिर टैक्स एवेड भी करते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज भी चलाते हैं, जो एग्रीकल्चर भी चलाते हैं, जिनको ज़मीनें भी मिलती हैं, जिनको टैक्स भी नहीं मिलता। ये फिर एक बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन है और सही बातें हैं ये सारी। एक आखिरी बाकी पॉइंट कह दूं इस जी पे, जी जी। कि कॉन्वर्जेशन बढ़ाने के लिए बड़ा आसान काम है, फाइनेंस मिनिस्टर एक काम कर लें कि पार्लियामेंटेरियंस का टोटल कॉस्ट टू द एक्सचेकर जो है वो पब्लिक कर दें, जिसमें सैलरी भी हो, पर्क्स भी हो, वो कितनी मराहत लेते हैं, पेट्रोल का खर्चा, क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है ना, बजट निकलता है इनका, इन सब चीज़ों का। तो आवाम को बता दें कि भाई एक पार्लियामेंटेरियन या एक सेनेटर या चेयरमैन सेनेट या नेशनल असेंबली स्पीकर क्यूमुलेटिवली जो है उनका क्या खर्चा है महीने का, ताकि आपको और हमें पता लग जाए कि ब्रेकडाउन क्या है। और फिर हम एक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं कि तनख्वाह इतनी कर दें, बाकी मराहत रैशनलाइज कर दें, और कॉस्ट जो है वो इतना होना चाहिए एक एक पब्लिक सर्वेंट का टू द एक्सचेकर। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कैसे नहीं है? इट्स मैं नॉट तो गाड़ियां कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड नहीं है इस ना, अलग अलग हेड्स में है। अच्छा, ठीक, बट ये तो पता होना चाहिए। अभी मैं नथिया गली भी किया हुआ था, एंड द मोस्ट कवेटेड प्लेसेस एवरीबडी वाज लाइक आपने गवर्नर हाउस देखना है? बाहर से मिला, बाहर से मैं क्यों देखना चाहूंगा गवर्नर हाउस? सीएम हाउस तो द मोस्ट कवेटेड, वैसे तो मोस्ट कवेटेड नहीं है, अपेरेंटली द बेस्ट प्लेस इन नथिया गली इज ऑब्वियसली
जो सारी बेस्ट प्लेस जिनकी होती हैं, जिनका नथिया गली बीच भी है Yeah, कराची में, बेस्ट बेस्ट तो उनके पास है, बट अपेरेंटली yeah, सेकंड बेस्ट जो जगह है वो सीएम हाउस और केपी हाउस है। yeah. तो इस तरह के भी पर्क्स होते हैं कि आप जहाँ जाएं, आप लोगों के वहाँ घर बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जिसका आवाम के पास कोई एक्सेस नहीं है। और ये वो गवर्नमेंट है जो कहती थी हम गवर्नर हाउस को पार्क बना देंगे। बाहर से मैंने उस गवर्नमेंट का गवर्नर हाउस देखा, सीएम हाउस देखा, अंदर तो हम नहीं जा सके। इवन दो कुंडी साहब आए थे तो उन्होंने बोला था आप जब आए तो मुझे बताइएगा, बट मैंने ये नहीं गवारा समझा कि गवर्नर पॉडकास्ट हाउस रिकॉर्ड नहीं करने अंदर नहीं पहुंच देखने गए के आप। लिए मैं एक फोन घुमा दूं। पॉडकास्ट ही कर लेते, टूर भी हो जाता। छुट्टी पे गया हुआ था यार मैं अपने दोस्तों के साथ। हाँ, छुट्टी पे तुमने इतनी रिकॉर्डिंग्स की हैं हर रोज, नहीं अभी मुजम्मिल के साथ आई है, विच वाज आल्सो वेरी गुड, सो वो मैं सुन रहा थैंक यू था, यार। दैट वाज अ गुड वन। अच्छा, बजट अगर हो गया तो महारंग बलोच की एक टाइम में स्टेटमेंट आई है जो आई थिंक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर मैं उसकी एक दो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता सकूं। बाकी तो उन्होंने अपनी बातें की हैं सारी कि वो जेल में हैं। अ, एक उन्होंने बात की जो उन पर अक्सर तनकीद की जाती है कि भाई हमें नहीं आप क्रिटिसाइज करती हैं, आप क्यों बीएलए को नहीं बोलती। तो उन्होंने ये बोला है वाजे कर कर कि मैं वायलेंस को सारा कंडेम करती हूँ। जो डेड बॉडीज पे उन पे तनकीद की जा रही है कि भाई डेड बॉडीज के ऊपर जो है उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों की या डेड बॉडीज क्यों मांगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बॉडीज हैं वो कोयटा सिविल अस्पताल लेकर गई थी। 13 जो हैं उनमें से वो ओवरनाइट दफन हो चुके थे जिनके नाम भी नहीं बताए। बीएलए ने तस्वीरें और डिटेल्स 12 मिलिटेंट्स की दी जो उन्होंने बोला वो मर गए हैं। तो जो बाकी लोग हैं उनकी आइडेंटिटीज मिस्ट्री हैं, क्योंकि मोर देन 2 डजन बॉडीज थी वहां पर। तो फिर बलूचिस्तान में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हर वायलेंट एपिसोड के बाद जो लोग डिसअपियर हुए हुए होते हैं, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको मारकर उनकी बॉडीज डंप कर दी जाती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग दफन हुए हैं उनकी डीएनए टेस्टिंग करवाई जाए, ताकि हमें पता तो चल सके कि कौन बीएलए का हिस्सा थे और कौन मिसिंग पर्सन वहां पर डंप कर दिए गए हैं। तो वो जेल में है पीसफुल एक्टिविज्म की वजह से, और जो हमारा स्टेट है वो पीसफुल एक्टिविज्म और वायलेंस को कोलेट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। अब मैं अपनी बातों पे आ जाता हूँ स्टेटमेंट से दूर। उसके बाद जो बाकी उनकी स्टेटमेंट है वो यही कह रही है कि कोई एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं दिया गया है, सिर्फ जो एविडेंस दिया गया है वो ये है कि ये नॉर्वे गई थी उसको अवार्ड लेने के लिए, या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अगर तो मैं ट्रेटर हूँ या मुझ पे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, तो वो महारंग बलोच भी मुल्क की एक शहरी हैं, अगर हैं तो एविडेंस दें, आवाम को भी एविडेंस दें, कोर्ट में केस चलाएं। ये जो इस तरह से मिसिंग आप लोगों को कर देते हैं, एक अवामी लीडर को, स्पेशली लाइक महारंग बलोच। और अब जो बलूचिस्तान में हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया कि एटीए लॉ अमेंड हुआ था कि हम 90 दिन तक लोगों को रख सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। इस तरह की आप पॉलिसीज लाएंगे तो आप बलोच अवाम को और ज़्यादा एलियनेट करेंगे। नो, आई हैवंट रेड द स्टेटमेंट बट आई एग्री विद दैट कंक्लूडिंग पॉइंट, और इस पे मैं पहले भी यहाँ कह चुका हूँ कि अल्टीमेटली किसी भी माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान या बलूचिस्तान में नहीं, किसी भी माशरे में जब खवातीन सड़क पर निकल आएं, बिलखुसूस स्टेट रिप्रेशन और वायलेंस के खिलाफ, और आप उन खवातीन को ही टारगेट करना शुरू कर दें, तो आप हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सकते। तारीख इसकी गवाह है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके अर्जेंटीना का केस पढ़ लें। अर्जेंटीना इज़ अ वेरी एविडेंट केस ऑफ दिस हैपनिंग ग्लोबली। एंड सो अगर आपने पॉलिसी बनानी है और पॉलिसी का गोल ये है कि बलूचिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जगह बनाई जाए, उसके लोगों के साथ पाकिस्तान को जोड़ा जाए, तो ज़रूरी यह है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन जो कि प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप उनको अपनी साइड पर लेकर आएं। अगर आपने उनको भी खो दिया तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना जो कि आप अचीव करना चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। उजैर, आपके पास कोई और खबरें हैं या चल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देखें? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देखते हैं, लेकिन आई हैव अ शाउट आउट जो कि हमने नहीं दिया, जो कि हमें देना चाहिए। हॉल ऑफ फेम इंडक्शन रिलेटेड टू क्रिकेट। सना मीर। सना मीर की इंडक्शन हुई है। सलूट टू सना मीर, लेजेंड एंड एन आइकॉन। आई डोंट नो इफ यू हैड हर ऑन द पॉडकास्ट, यू शुड इफ यू हैवंट।
तो अगर कोई सुन रहा है जिसका कनेक्ट है, शहजाद को कनेक्ट कराएं, इट वुड बी अ फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशन, एंड शी इज़ अ लेजेंड एंड एन इंस्पिरेशन, and made Pakistan proud, and hopefully more Sana Mirs will be inspired by her achievements. व्हाट्स ट्रेंडिंग में इस हफ्ते है शहजाद गयास, जो एक ही हफ्ते में दो दफा माशाल्लाह ट्विटर पे कैंसिल हुआ है इस हफ्ते। तो अब क्यों तो कैंसिल हुआ? मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मुझे बस बता दो छोड़ दो, भाई। छोड़ दो। बस क्या हुआ एक ऐसा? एक मुजम्मिल की पॉडकास्ट पर हुआ, एक अनवर मकसूद पे हुआ, दो मेरी कैंसिलेशन इस वक्त। अनवर मकसूद, हाँ अच्छा, वो एक तो साउथ मैंने पंजाब देखा था। प्रोविंस पे हुआ हूँ मैं, और एक अनवर मकसूद पे, अच्छा। दो दो ये साथ साथ चल रही हैं, और फिर वो दोनों रिवर्स मिलकर एक टॉरेंट ऑफ अब्यूज बन गया है। पर उसकी डिस्कस नहीं करते, वो absurd जो है। अर्नब गोस्वामी की मैंने एक देखी क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि टर्की ने जो है, टर्की कंट्रोल कर रहा है हमारे जहाज। तो ये एक जरार ने भी कुछ लोगों की ट्वीट्स पोस्ट किए कि कुछ ट्रोल अकाउंट्स हैं इंडिया में जो कंस्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं। इसमें एक इंतहाई घटिया ट्वीट मैंने पाकिस्तान से भी देखा, सफीना खान की कोई खातून है, मैं उनको नहीं जानता वो कौन है, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो इंतहाई घटिया तरीन है। मैंने उसको कोट ट्वीट करके भी बोला कि ये इस हफ्ते का सबसे घटिया ट्वीट है। तो दोनों मुल्कों में जो लोग घटिया बातें कर रहे हैं, एक ट्रेजेडी को इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूपिड तरीन कंस्पिरेसी थ्योरीज पेडल करने के लिए, और अर्नब गोस्वामी को कौन अब तक इंडिया में सुन रहा है और सीरियसली ले रहा है। ये मेरा अपसर्ड ऑफ द वीक था। मेरा अपसर्ड रिलेटेडली टू दिस ट्रेजेडी था, वो बाद में फॉर डिलीट हो गया आधे पौने घंटे के अंदर, बट टाइम्स नाउ ने, इंडियन इदारा है, उसने ट्वीट किया कि हियर आर लाइक पता नहीं 12 या 13 थ्रिलर्स अबाउट एयरक्राफ्ट क्रैशेस टू वॉच शॉर्टली आफ्टर द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद। और उस पर बड़ी जल्दी से शोर मचा, तो वो फिर डिलीट हो गया, एंड दैट वाज अगेन लाइक पता नहीं कौन चला रहा था उस सोशल मीडिया अकाउंट को, और उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या उन्होंने क्या कंज्यूम किया हुआ था उस मोमेंट में। बट अगेन, दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, के डोपामीन हिट या लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए लोग जो है वो बड़ी घटिया चीज़ें कर जाते हैं। तो टाइम्स नाउ ने भी ऐसा ही कुछ किया था कि थ्रिलर्स देखें आप। प्लीज रिलैक्स कर लिया करें। जो लोग दिस वीक इन पाकिस्तान रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं हर रात सोने से पहले एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस की एक एपिसोड देखता हूँ। तो मैंने भी उस वीडियो को बहुत स्टडी किया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत डिस्कस किया है, मेरी अपनी भी थ्योरीज हैं। बट मैंने वो पब्लिकली कहीं नहीं बोली, इसी वजह से क्योंकि एक टीवी शो देखने से मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं बन जाता। प्लीज, आई नो क्लिक्स आती हैं कि जो चीज ट्रेंड कर रही हो उसी टॉपिक पे कोई चीज पोस्ट कर दो, व्यूज ले लो। पर खुदा का वास्ता है, शर्म कर लिया करें। ये हमने सना यूसुफ की ट्रेजेडी के बाद भी पाकिस्तान में देखा कि मोहल्ले के बच्चों में माइक डालना, उनकी कब्र को शूट करना, उनके फ्यूनरल को शूट करना, उनकी लाश की वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल चल रही थी। खुदा का खौफ कर लिया करो, खुदा का खौफ कर लिया करो, इज ऑल आई। यप, एंड ऑन दैट नोट लेट्स गो वॉच द टेस्ट चैंपियन। कौन जीत रहा है? ऑस्ट्रेलिया लग रहा है जीत रहा है मुझे तो। ऑस्ट्रेलिया यार, आई आई थिंक स्टार्क ने द बैट जिता दिया है। इवन दो हाउ कंफर्टेबल स्टार्क एंड हेजलवुड लुक, D3 के पिच है, सन इज आउट। बट रबाडा ने ये भी बोला है कि बॉल जब पुरानी हो गई थी तो मसला है, तो जो न्यू बॉल है वो पहले 40 ओवर में मैच डिसाइड हो जाएगा। तो अगर हाँ, पहले पैट 40 ओवर पैट में, कमिंस जो है, लेट्स सी पैट कमिंस इज माय व्हाट। फेवरेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मैन। सो टू गुड, टू ऑस्ट्रेलिया इज गुड। माय प्रिडिक्शन, योर्स ट्रू है। ऑस्ट्रेलिया इज माय प्रेडिक्शन। लेट्स, अगर संडे तक बदल गया तो साउथ ये अफ्रीका पॉडकास्ट। पेरेनियल चोकर्स जो है, वो सूरज जो है वो 45 डिग्री हो और फ्लैट ट्रैक हो चुका हो और बॉल जो है वो घिस पिट गया हो, फिर भी वो साउथ अफ्रीका विल फाइंड अ वे टू लूज, इन माय ओपिनियन। अगर तो साउथ अफ्रीका जीत गया तो आखिरी 2 मिनट एडिट आउट कर देंगे। एडिट कर देंगे एडिटर। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। थैंक यू, वॉच द मैच, टेक केयर, बाय बाय।